नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हमारा जो टॉपिक होगा वह है प्रत्यय। आज की इस क्लास में हम प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, रीट का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रत्यय के आपके दो प्रश्न आएंगे, जो एक तो अपठित जो गद्यांश आएगा उसमें से होगा और एक प्रश्न जो है अपठित जो पद्यांश होगा उसमें से होगा। पैराग्राफ और जो श्लोक आएगा उनमें से आपके प्रत्यय के प्रश्न होंगे, वो दो प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों में आपसे शब्द जो दिया जाएगा उसमें आपको प्रत्यय पूछा जाएगा। यदि प्रत्यय पूछा जा रहा है तो आप प्रत्यय के प्रश्न को सही करने का सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। जो भी हमारे सिलेबस में प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों की आप पहचान याद रखें। पहचान से ही आपके प्रत्यय का प्रश्न है वो सही हो जाएगा। हमारी जो प्रत्यय की क्लास होगी उस क्लास में हम हर प्रत्यय की पहचान की चर्चा करेंगे, कौन सा प्रत्यय है और उसकी पहचान क्या है। तो आप प्रत्यय की पहचान याद रखकर भी आपके प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनकी चर्चा कर लेंगे। धातुओं के साथ प्रत्यय जुड़ने पर क्या परिवर्तन होता है उसकी भी चर्चा हम इस प्रत्यय के टॉपिक में जो है करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना जो टॉपिक है वह है प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय की सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। प्रत्यय कहते किसे हैं? तो यदि हम परिभाषा की बात करें इसकी, तो इसकी जो परिभाषा है वो यह है, प्रतीयते विधीयते अनेनिति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते अनेनिति प्रत्यय, ये प्रत्यय की परिभाषा है। अर्थ है अनेन, इसके द्वारा अर्थात किसी सूत्र आदि के द्वारा। विधीयते प्रतीयते, विधान किया गया प्रतीत होता है, अर्थात जिसका किसी सूत्र से विधान किया जाता है, जो किसी सूत्र से जुड़ता है, इति प्रत्यय, उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया, जिसका किसी सूत्र आदि से, जिसका किसी सूत्र आदि से विधान किया गया प्रतीत हो, या विधान किया जाता है, सीधा लिख लीजिए, विधान किया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जिसका किसी सूत्र आदि से विधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा की बात हुई। अब बात करते हैं इसके भेद को लेकर के। भेद, यदि प्रत्यय के हम भेद की बात करते हैं तो प्रत्यय के भेद हैं कितने? पांच भेद हैं। और आपके पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के प्रत्यय दे रखे हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 स्त्री प्रत्यय, नंबर 4 विभक्ति प्रत्यय, और नंबर 5 जो है हम बात करें धातु अवयव, धातु अवयव प्रत्यय। ठीक है, ये 5 प्रकार के प्रत्यय हैं जिनमें हम जो पाठ्यक्रम, हमारा जो पाठ्यक्रम है और हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रत्यय पढ़ेंगे वो ये वाले होंगे, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, ये होते क्या हैं तो एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्ययों की। तो देखिए, कृत प्रत्यय जो है तो इसमें तो कृत प्रत्यय, फिर उसके बाद तद्धित
और उसके बाद स्त्री, इन 3 प्रत्ययों को हमें पढ़ना है। तो कृत में तो आप ये ध्यान रखें, धातुओं के साथ जुड़ने वाले, धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय, धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तो कहलाएंगे कौन से? कृत प्रत्यय। तद्धित की हम बात करें तो शब्द के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय, शब्द के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वे कहलाते हैं कौन से? तद्धित प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय की हम बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण, स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय, और साथ ही यदि आप, ये स्त्री प्रत्यय की बात है, अगर आप विभक्ति की बात करते हैं, विभक्ति प्रत्यय की ये हम बात करें तो विभक्ति प्रत्यय में आप ऐसे कह सकते हैं, शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, जैसे सुप, शब्द रूप बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, और धातु रूप बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। मतलब सीधी भाषा में आप इनको ऐसे कह दो, सुप प्लस सुप व तिंग जो प्रत्यय होते हैं, सुप और तिंग जो प्रत्यय हैं उन्हीं को कहा जाता है कौन से प्रत्यय? विभक्ति प्रत्यय। सुप व तिंग प्रत्यय को आप नाम देंगे कौन सा प्रत्यय जो है, कौन सा नाम देंगे? विभक्ति प्रत्यय नाम देंगे। सुप और तिंग प्रत्ययों को कह देना विभक्ति प्रत्यय। ठीक है, ये नाम रहेगा इनका। सुप और तिंग का नाम आप देंगे विभक्ति प्रत्यय। ओके, शब्द रूपों में जुड़ते हैं सुप प्रत्यय, धातु रूपों में जुड़ते हैं तिंग प्रत्यय, उन्हीं का नाम होता है विभक्ति प्रत्यय। और फिर रहा कौन सा? एक रहा अपना धातु अवयव, धातु अवयव प्रत्यय। उसके बारे में आप ऐसे कह सकते हैं, सामान्य क्रिया से प्रेरणार्थक आदि क्रिया बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, जैसे पठ प्लस तिप, रूप बना पठती। तो ये जो तिप प्रत्यय है वो तो है कौन सा? विभक्ति प्रत्यय। ये तो विभक्ति प्रत्यय है, लेकिन आपने ऐसे कह दिया पठ प्लस निच प्लस तिप, और रूप बन गया पाठयति, ये बन गया पाठयति। तो पठती से क्या बना दिया आपने? पाठयति। तो यहाँ जो ये जो निच प्रत्यय जुड़ा है यह है कौन सा? धातु अवयव, धातु अवयव प्रत्यय। ठीक है ना? ऐसे
इस प्रत्यय का नाम हो गया कौन सा प्रत्यय? धातु अवयव। तो सामान्य क्रिया से प्रेरणार्थक आदि क्रियाएं बनाने हेतु जो प्रत्यय काम में लिए जाते हैं वे कहलाते हैं धातु अवयव प्रत्यय। तो प्रत्यय के भेद हो गए कितने? प्रत्यय के भेद हैं अपने पास 5। पहला आपने पढ़ा कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित, तीसरा स्त्री प्रत्यय, चौथा विभक्ति प्रत्यय, पांचवा धातु अवयव प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं जो धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तो कहलाएंगे कृत प्रत्यय, शब्द के साथ जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करने वाले स्त्री प्रत्यय, और शब्द रूप और धातु रूपों में जुड़ने वाले अर्थात तुसुप और तिंग जो प्रत्यय हैं वे विभक्ति प्रत्यय होंगे। और सामान्य क्रिया से प्रेरणार्थक आदि क्रिया बनाने हेतु जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन प्रत्ययों को आप कहेंगे कौन से प्रत्यय? धातु अवयव प्रत्यय। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के अपने पास प्रत्यय आ गए। अब रही बात ये कि अपना जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़ने हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब ये जो कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय हैं इनको पढ़ने से पहले प्रत्यय में कुछ कार्य होंगे। जब प्रत्यय जुड़ेंगे तो धातुओं के साथ कुछ परिवर्तन आदि जो होंगे उनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर 2-3 बात मैं बता रहा हूँ, उनको आप विशेष ध्यान से पढ़ना। यहाँ एक तो आपके जो प्रत्यय जैसे पढ़ेंगे तो एक काम तो होगा गुण कार्य, एक तो होता है गुण कार्य, और एक होगा वृद्धि कार्य। गुण कार्य और वृद्धि कार्य होंगे। गुण क्या होता है और वृद्धि क्या होती है इसके बारे में सुनना। ये तो है आपके पास स्वर और इसका हमें करना है गुण। इसी प्रकार स्वर और इसकी हम करेंगे वृद्धि। स्वर का गुण और स्वर की वृद्धि, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, डीपली आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप रीट की तैयारी करें। यहाँ जो प्रश्न आएंगे वो ऑलरेडी गद्यांश और पद्यांश में से प्रश्न आना है, वहाँ आपको प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा, उसको आपको अलग करके उसकी पहचान करके आपको प्रत्यय बताना है। फिर भी जब हम मान लो अगर धातु और प्रत्यय है उन दोनों को जोड़ें तब किस रूप में ये बनता है तो उसके बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। गुण क्या होता है, स्वर क्या होता है उसके बारे में सुनना। अगर आपको ई अथवा ई दिया गया है तो ई या ई का गुण हम करेंगे तो गुण संधि के अनुसार, गुण संधि में ए या आ के बाद में ई आता है तो क्या बनता है? ए। तो इसका तो गुण होगा ए। फिर ऊ अथवा यदि ऊ मिल जाए उसका गुण आपको क्या कर देना है? ओ। इसी प्रकार री अथवा री जो है इसका गुण हमें करना है तो गुण क्या करेंगे? अर होगा, इसका गुण होगा अर। ये तो गुण की बात हुई। अब बात करते हैं हम वृद्धि की। अगर ई अथवा ई है तो गुण तो क्या करना है? ए। अब करना है इसकी वृद्धि, तो वृद्धि क्या करेंगे? आई। ये ध्यान रखें, उदाहरणों से भी समझाऊंगा मैं, चिंता नहीं करें। अभी इनके उदाहरण लेंगे, गुण क्या है वृद्धि क्या, भी उदाहरण आ जाएंगे। अगर ऊ है, ऊ या ऊ मिल जाए धातु के लास्ट में, उसकी हमें वृद्धि करनी है तो वृद्धि में याद रखना आप इसकी वृद्धि क्या करेंगे? औ करेंगे। अगर धातु के अंत में री या फिर अपन कहें दीर्घ री यह है तो इसकी वृद्धि हमें करनी है तो वृद्धि क्या करेंगे? आर। और अगर आपको ए की वृद्धि करनी पड़ जाए, ए की वृद्धि, तो ए की वृद्धि क्या होगी? आ होगी। ये आप ध्यान रखें, ये गुण और ये वृद्धि। स्वरों का जहां आपके धातु में स्वर का गुण हो जाता है तो गुण का मतलब क्या करोगे? गुण का मतलब ये है ये स्वर मिले तो गुण ये हो जाएगा। अगर वृद्धि करनी है तो इन स्वरों की वृद्धि आप ये कर देंगे। ये तो रही बात गुण और वृद्धि की। जैसे उदाहरण के द्वारा बताएं, उदाहरण से समझना। एक उदाहरण लेता हूं मैं, उदाहरण है नी प्लस तुमुन। ये उदाहरण आ गया, नी प्लस तुमुन। अब मैं ये कह रहा हूं धातु में जो स्वर है उसका गुण करना है, स्वर का गुण करेंगे। अब देखो गुण में धातु में लास्ट में क्या आ रहा है? ई। ई आपके पास यहां है तो ई का गुण क्या होगा? ए। तो ई का गुण कर दो ए, तो ए करेंगे तो रूप बन गया ने, और प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तुम, तो रूप बन जाएगा ने तुम। तो गुण का मतलब ये होता है कि वृद्धि, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं नी प्लस नवुल। अब मैं ऐसे कह रहा हूं धातु में जो स्वर है
धातु में जो स्वर है उसकी वृद्धि करनी है। अभी मैंने गुण का नाम लिया था, अब मैं वृद्धि की बात कर रहा हूं। धातु में जो स्वर है उसकी वृद्धि करनी है, तो ई की वृद्धि क्या करोगे? अब ई देखो, ई यहाँ वृद्धि क्या करनी है? आई, तो ई की वृद्धि आई हो जाएगी। नवुल जो प्रत्यय है उसका बन जाता है अक। नवुल का क्या बनता है? अक। तो यहाँ पर नी का तो क्या हो गया? नई, और प्रत्यय का रह गया अक। अब यहाँ संधि हो जाएगी अयादि संधि, और रूप बन जाएगा क्या? नायक। रूप क्या बनेगा भाई? नायक बनेगा। तो यहाँ देखिए वृद्धि की बात यहाँ, यहाँ गुण की बात है, तो मैं आपको वृद्धि और गुण यही समझाना चाह रहा था। चलो एक उदाहरण और लेते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास धातु है श्रु धातु, ठीक है, श्रु धातु है, और उसके साथ हमें प्रत्यय जोड़ना है तव्यत। श्रु धातु है, उसके साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ना है। अब मैं कह रहा हूं धातु में जो स्वर है उसका गुण करो, धातु में जो स्वर है उसका गुण। तो इस बार क्या गया? ओ आ गया। ओ का गुण क्या हो जाएगा? अब तो पता चली गया होगा। ओ का गुण, उ जो है उसका गुण ओ, तो श्रो, प्रत्यय का शेष रहता है तव्य, तो रूप बन गया श्रोतव्य। अब मैं वापस से धातु लिख रहा हूं, मैंने लिखा श्रु धातु है, उसके साथ अपन को प्रत्यय जोड़ना है नवुल प्रत्यय, और मैं ऐसे कह रहा हूं धातु में जो स्वर है उसकी वृद्धि कर दो। वृद्धि करेंगे तो उ की वृद्धि क्या होगी? औ, और रूप बनेगा श्रव। प्रत्यय का शेष क्या है? अक, तो रूप क्या बन जाएगा? श्रावक। तो यहां देखिए ये वृद्धि होगी। इसी प्रकार आपके पास धातु आ गई क्री, और उसके साथ आपने प्रत्यय जोड़ दिया त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है। और त्रिच प्रत्यय जोड़ते ही री का गुण करेंगे, तो गुण करेंगे तो क्या बनेगा? अर, तो रूप बन गया कर, और आ गया शब्द कर्ता। या त्रिच का त्रिशेष रह जाएगा, मान लीजिए त्रिच का अपन त्रिशेष रख लेते हैं यहाँ एक बार के लिए। त्रिच का त्रि, तो री का गुण क्या हो जाएगा? अर, रूप बन गया कर्त्री, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे धातु है आपके पास क्री धातु, और इसके लिए अपन मैंने प्रत्यय जोड़ दिया घेय प्रत्यय। अब मैं ऐसे कह रहा हूं री की वृद्धि आर करेंगे, री की वृद्धि आर करनी है, तो क्री की आर वृद्धि करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा? कार, प्रत्यय का शेष है ए, तो रूप बन गया कार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो ये जो आपने कार किया है प्रत्यय, और प्रत्यय का शेष आपको क्या रख देना है? प्रत्यय का शेष रखेंगे ए, तो रूप बन गया कार। तो ये जो आर है ये तो है क्या यहाँ पर? वृद्धि। और आपने जो अर किया है क्री में, यहाँ आप करें अर, तो ये क्या है? गुण। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि गुण वृद्धि क्या होती है। तो सुनना, गुण वृद्धि में अपन ने ये किया कि ई का गुण ए, उ का गुण ओ, री का गुण अर, तो ई की वृद्धि आई, उ की वृद्धि औ, और री की वृद्धि आर, और ए की वृद्धि जो है वो आ होती है। तो गुण वृद्धि आए तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। जहां तक समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए, ई का गुण ए, उ का गुण ओ, री का गुण अर। इसी प्रकार ई की वृद्धि आई, उ की वृद्धि औ, री की वृद्धि आर, ए की वृद्धि आ। क्लियर? ठीक है, ये तो हुई गुण वृद्धि। अब उसके साथ आगे एक नाम आपको ये ध्यान रखना है, एक नाम आपको ये ध्यान रखना है, उपधा। उपधा क्या होती है? उपधा का मतलब होता है अलो अंत्यात, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। मतलब सीधी भाषा में, सरल सी भाषा में ऐसे समझ लीजिए, अंतिम, अंतिम अल वर्ण, अल का मतलब है स्वर या व्यंजन, अंतिम अल वर्ण से ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा होती है। अतः यह वर्ण उपधा संज्ञक वर्ण
कहलाता है। या सीधे भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, सेकेंड लास्ट वर्ण जो है उसी वर्ण को आप क्या नाम दे देंगे, उपधा। ठीक है ना, सेकेंड लास्ट अल्फाबेट जो भी है उसी को आप नाम दे देंगे क्या, उपधा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपने ये कहा लिख धातु लिख दी अपन ने, लिख। अब इसकी उपधा में क्या है, लिख की उपधा में क्या है, तो देखो ले, ई और ख ऐसे आ गया। अब हमें ढूंढना है सेकंड लास्ट से ठीक पहले, तो ये जो ई है ये जो है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, उपधा। ये उपधा है, उपधा में है ये वर्ण। इसी प्रकार जैसे मैंने एक धातु लिख दी भुज धातु, तो इसमें भय, उ और जय, तो आप ये जो उ है इसको उपधा संज्ञक बताएंगे। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही उदाहरण, जैसे आपके पास धातु आ गई चिंत, तो इसमें च, ई, न और त, तो न जो है वह उपधा में है। सेकंड लास्ट स्वर की बात करनी है, मैं तो उपधा की बात कर रहा हूं। सेकंड लास्ट जो है वो उपधा में है। अब जैसे आपके पास धातु आ गई क्रीड आ गई, तो क, रे, ई, डे। अब बताओ इसकी उपधा में कौन है, इसकी उपधा में कौन है, इसकी उपधा में ये है ई, ये उपधा में है। ठीक है। इसी प्रकार धातु आ गई जैसे रक्ष धातु है, तो इसमें रे, ए, कै और से ऐसे आ रहा है, तो उपधा में कौन है, उपधा में कौन है, कै है। समझ में आ गया होगा। तो उपधा का मतलब क्या होता है, सेकंड लास्ट वर्ण जो है उसको आप कहेंगे उपधा। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल लिखता हूं मैंने ये धातु लिख दी पठ धातु। अब इसमें पै, ए और ठे, अब उपधा में कौन है, यहाँ ये जो ए है वो उपधा में है। क्लियर ना। तो सेकंड लास्ट अल्फाबेट जो होता है, सेकंड लास्ट वर्ण जो होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है, उसको उपधा संज्ञक वर्ण कहेंगे। ठीक है। तो अपने पास जो गुण वृद्धि कार्य और उपधा की जो बात आई थी उनके लिए आप ये ध्यान रखना, गुण का नाम आए ई का ए, उ का ओ, री का अर। वृद्धि का नाम आए ई का आई, उ का औ, री का आर, ए के आ, ये वृद्धि का नाम आएगा। उपधा का नाम आपके पास जहां आ जाए, उपधा का नाम जहां आ जाए समझ लेना वो सेकंड लास्ट अक्षर जो है उसको नाम हम उपधा का दे रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पहचान करेंगे। अब कौन से प्रत्यय के साथ गुण कार्य होता है, कौन से के साथ वृद्धि कार्य होता है, इनकी चर्चा जो है हम जैसे जैसे प्रत्यय पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम इनकी चर्चा कर लेंगे। लास्ट में प्रत्यय की पहचान जरूर याद रखना, प्रत्यय की पहचान से आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अब एक एक जो प्रत्यय हैं उनको डिटेल से हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रत्यय जो है वह है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, कृत प्रत्ययों की हम बात कर रहे हैं, कृतो प्रत्यय। और कृत प्रत्यय पहले हम बात करें कौन से प्रत्यय की, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन नवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र से जुड़ता है। खैर आपके रीट में सूत्र वगैरह नहीं पूछेंगे, वरना इसका सूत्र ये है तुमुन नवलव तुमुन नवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन नवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम,
सीधा अर्थ ही हो गया क्रियार्था, क्रिया के उपपद में स्थित मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब प्रश्न आ गया, ये क्रियार्था क्रिया क्या होती है? तो एक क्रिया को करने के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है, एक क्रिया को करने के लिए जो दूसरी क्रिया की जाती है, तो जो क्रिया की जाती है वह तो है क्रियार्था क्रिया, और जिसके लिए की जा रही है वह उपपद में स्थित हो गई मुख्य क्रिया। जैसे मैंने कहा पढ़ने के लिए जाता है, वह पढ़ने के लिए जाता है, तो कौन सी क्रिया कर रहा है? जाने की। तो जाने की जो क्रिया है वह तो है क्रियार्था क्रिया, और पढ़ना जो है वो वहां पर हो जाएगी उसके लिए मुख्य क्रिया। तो आपने ये कहा क्रियार्था क्रिया के उपपद में स्थित जो मुख्य क्रिया होती है उस क्रिया में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं समझ में आई तो इसका दूसरा एकदम इजी तरीका है अपने पास। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में के लिए अर्थ में हिंदी भाषा में के लिए अर्थ में किया जाता है। हिंदी भाषा के लिए अर्थ में किया जाता है। जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, ये वाक्य है, वह पढ़ने के लिए जाता है। अब अपने पास ये जो वाक्य आ गया इसमें आप ध्यान देना, पढ़ना क्रिया के साथ के लिए जुड़ा है, तो जहां क्रिया के साथ के लिए अर्थ आता है वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अनुवाद ऐसे करें जैसे सह पठितुम गच्छति, सह पठितुम गच्छति। तो पठितुम जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय, जिसका अर्थ क्या होगा? के लिए। तो ये जो पढ़ना जो क्रिया है ना वो तो है मुख्य क्रिया, और जो जाता है वह है क्रियार्था क्रिया। तो क्रियार्था क्रिया के उपपद में जो क्रिया होगी उसे कहते हैं हम मुख्य क्रिया, और उसी में प्रत्यय करेंगे कौन सा? तुमुन। तो सीधा सा अर्थ आप तो ये याद रख लेना, जहां क्रिया के साथ के लिए जुड़ करके आता है वहां प्रत्यय होता है कौन सा? तुमुन प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद आगे तुमुन प्रत्यय में आगे की बात करें तो आप ये कहेंगे तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। न जो है उसकी तो हलंत्यम से इत संज्ञा, और मुंह में जो उ है उसकी उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा, और फिर तस्य लोप से दोनों का लोप, और शेष बच जाएगा तुम। आपके संज्ञा प्रकरण वगैरह कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, शेष याद रखते चलना, अर्थ ध्यान रख लेना। अर्थ तो इसलिए अनुवाद में काम आ जाएगा, और शेष इसलिए क्योंकि वो पहचान में काम आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी सूत्र वगैरह, अब प्रत्यय का सूत्र वगैरह आपको रेट में बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपके प्रत्यय का जो टॉपिक दे रखा है वो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में दिया गया है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तरह स्वतंत्र टॉपिक नहीं है आपके लिए। भाषा का सामान्य ज्ञान में प्रत्यय का जो सामान्य ज्ञान आपसे पूछा गया है, जो गद्यांश और पद्यांश आएगा उसमें से जो शब्द होंगे जिनमें प्रत्यय जुड़ा है
वहां आपसे जो है वो प्रत्यय की पहचान करवाएगा, प्रत्यय पूछेगा, इसलिए आप इनकी पहचान ध्यान रख लोगे तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो तुम प्रत्यय का शेष क्या रहेगा, तुम शेष रहेगा। फिर आगे की बात आगे ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात है ये, तुमुन प्रत्यांत शब्द, तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय, तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय बन जाते हैं। तुमुन प्रत्यांत शब्द है वो क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। अव्यय का आपके टॉपिक आएगा और फिर वाक्य में अगर प्रश्न आ जाए कि इस वाक्य में कितने पद अव्यय हैं, तो आप याद रखना जिसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ मिल जाए उसको भी आप क्या मानोगे, अव्यय मानोगे। तुमुन का तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यांत शब्द क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान, पहचान आप विशेष ध्यान रखेंगे। पहचान ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, तुमुन प्रत्यय की पहचान। पहचान क्या रखेंगे, पहचान में ये ध्यान रखना, धातु, धातु के साथ में या तो आपको दिखाई देगा तुम दिखाई नहीं देगा तो फिर दिखाई देगा तुम दिखाई नहीं दे तो फिर होगा यहाँ पर क्या, धुम, और धुम भी नहीं दिखाई दे फिर लास्ट में ढूंढ लेना ढुम। ये लो, इसी से आपका प्रश्न तुमुन प्रत्यय वाला सही हो जाएगा। जिस किसी ने ये पहचान अच्छे से ध्यान रख ली उसका तुमुन प्रत्यय का प्रश्न जो है वो बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो ये पहचान जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। धातु के साथ में तुम, टुम, धुम या ढुम चारों में से कोई सा दिखाई दे वहां आप प्रत्यय करेंगे कौन सा, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं तो उनकी चर्चा अब करते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वरांत धातु, इसमें 1 2 4 नियम है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद में इसमें आगे के जो नियम आएंगे वो सेम टू सेम वैसे ही चलने हैं। पहचान के साथ में आप उत्तर कर लेंगे, तादि प्रत्ययों के साथ ये बात होगी। स्वरांत धातु, स्वरांत धातु का मतलब हो गया स्वर से अंत होने वाली धातु। स्वरांत धातु हो तो, स्वरांत धातु हो तो अंतिम स्वर का गुण होता है। पहला नियम हो गई, स्वरांत धातु हो तो अंतिम स्वर का गुण होता है। अंतिम स्वर के गुण की जो बात आ गई वो मैं बता चुका हूं आपको। अगर धातु के अंत में ई अथवा ई होगा तो उसका करेंगे ए, यदि धातु के अंत में उ अथवा उ है तो उसका गुण क्या हो जाएगा, ओ होगा। और यदि धातु के अंत में आपको री मिल जाए या री मिल जाए तो उसका गुण आप क्या कर देंगे, अर करेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। धातु है आपके पास, जैसे ची धातु आ गई, उसके साथ प्रत्यय जोड़ दिया अपन ने तुमुन प्रत्यय, ची के साथ तुमुन, तो ई का गुण ए, तो ची का बन गया चे। प्रत्यय का शेष क्या है, तुम, प्रत्यय का शेष कर दो तुम, रूप बन गया चेतुम। इसी प्रकार नी धातु है, इसके साथ प्रत्यय जोड़ दीजिए तुमुन प्रत्यय, नी धातु के साथ प्रत्यय कौन सा, तुमुन। ई का गुण कर दो ए, तो नी का ने, प्रत्यय का शेष क्या, तुम, रूप बन गया ने तुम। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हैं। आपके पास धातु है ऊ की, जैसे श्रु धातु आ गई, श्रु धातु है, उसके साथ प्रत्यय जोड़ना है अपन को तुमुन प्रत्यय, तो ऊ का गुण क्या कर देंगे ओ, ऊ का गुण कर दो ओ, रूप बन गया स्रो, और प्रत्यय का शेष रह गया तुम, रूप बन गया क्या, श्रोतुम। ठीक है, इसी प्रकार धातु है आपके पास भू धातु, उसके साथ प्रत्यय जोड़ देंगे तुमुन प्रत्यय, प्रत्यय जोड़ेंगे कौन सा, तुमुन। अब ऊ का गुण क्या हो जाएगा ओ,
ऊ का गुण तो हो जाएगा आपके पास क्या, ओ, और प्रत्यय का शेष क्या है, तुम। अब यहां सुनना, यहां प्रत्यय का शेष रह गया क्या, तुम। अब यहां सेठ धातु है। धातुएं भी दो प्रकार की होती हैं, सेठ और अनिट, जिनमें ई का आगम होता है, इट का आगम होता है, वो सेठ धातु होती है, और जिनमें इट का आगम नहीं होता वो अनिट धातु होती हैं। तो यहाँ ये भू धातु है वो सेठ धातु है, इसमें इट का आगम हो जाएगा, और जैसे ही इट का आगम करेंगे तो यहाँ ओ के बाद में ई आ गया तो अयादी संधि हो जाएगी, और अयादी संधि के अनुसार रूप बनेगा यहाँ भय वी तू और मैं, भवि तुम, ये रूप बनेगा। भू धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इट का आगम होकर भवि तुम। हाँ, हो सकता है आपके माइंड में अब ये प्रश्न बना हो कि हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ इट का आगम करना है कि नहीं करना। यही तो माइंड में प्रश्न ना, हमें कैसे पता चलेगा। जैसे आपने तो श्रु प्लस तुम में तो श्रोतुम बन दिया, और भू प्लस तुम से हमारे पास तो बोतुम बनता, जबकि बन रहा है भवितुम। अब ऐसे कैसे पता चले कि ये सेठ धातु है, अनिट धातु है। तो सुनो, ध्यान से सुनना, हम बात करते हैं सेठ और अनिट की। तो सुनो, आपके ऐसे पद ऑलरेडी बने हुए आएंगे, रीट की बात कर रहा हूं मैं, तो रीट में ऐसे पद जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए आएंगे। तो सीधी सी पहचान है, जहां आपको ई दिखाई दे तो वो सेठ धातु है, और जो ई दिखाई नहीं देगी वो अनिट धातु है। प्रत्यय से बना हुआ शब्द तो ऑलरेडी आएगा ना, आपको प्रत्यय पूछेगा तो इट आ जाए, ई जुड़ा हुआ रहा है तो समझ लेना। अगर ई जुड़ा है, जैसे यहाँ ई जुड़ा हुआ है, तो ई जुड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है, समझ लो वो सेठ धातु है, और जैसे यहाँ ई नहीं जुड़ा तो वो अनिट धातु है। ऐसे आप पहचान कर लेंगे तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसके बाद अर का उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास धातु आ गई क्री धातु, उसके साथ हमें प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। क्री धातु के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे कौन सा, तुमुन। तो री का गुण क्या करना है, अर करना है। अर करेंगे तो रूप ये बन गया कर तुम, रूप क्या बन गया, कर तुम। तो पहला नियम क्या हुआ, स्वरांत धातु मिल जाए तो अंतिम स्वर का अंतिम स्वर का हमें क्या करना है, गुण करना है। और गुण के साथ आप ध्यान रखेंगे ई का ए, उ का ओ, री का अर, ये गुण की बात हो गई। ठीक है, दूसरा इसका नियम लेते हैं, नंबर 2 नियम। हलंत धातु हो, हलंत धातु हो तो उपधा, उपधा में स्थित लघु स्वर, लघु स्वर का गुण। हलंत धातु हो तो उपधा में स्थित लघु स्वर का गुण होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा आपके पास धातु आ गई लिख धातु, धातु है लिख, उसके साथ प्रत्यय जोड़ेंगे हम तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार धातु आ गई जैसे अपने पास भिद धातु, धातु है भिद, इसके साथ तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार धातु आ गई जैसे छिद धातु, इसके साथ प्रत्यय हमें जोड़ना है तुमुन प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार धातु है जैसे भुज धातु आ गई, भुज धातु, उसके साथ प्रत्यय जोड़ दीजिए तुमुन प्रत्यय। अब क्या करना है, हलंत धातु है और उपधा में लघु स्वर है तो लघु स्वर का गुण कर दो। और गुण के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, ई है तो ए होगा, उ है तो ओ हो जाएगा। तो लिख का तो रूप बन जाएगा लेखी तुम, ये सेठ धातु है, इट का आगम हो गया। अब भिद जो है भे, ई का तो ए, और फिर रूप बनेगा डबल तय भेद तुम। कैसे, भेद प्लस तुम, और संधि कर देंगे कौन सी, चर्तु संधि। चर्तु संधि के अनुसार तीसरा जो है वो पहले में बदल जाएगा भेद तुम। इसी प्रकार छिद प्लस तुम, उनसे रूप बन जाएगा कौन सा, छेद तुम।
भिद प्लस तुम उनसे भेद तुम, छिद प्लस तुम उनसे छेद तुम, भुज प्लस तुम उन। इसको क्या करना है, उ का तो गुण कर दो ओ, और चे जे का कै, तो जे आ गया ना उसका कै हो जाएगा, तो उ का तो गुण हो गया क्या ओ, जे का हो गया कै, प्रत्यय का शेष है तुम, रूप क्या बन गया भोक्तुम। तो भुज धातु के साथ तुमुन प्रत्यय के योग से शब्द क्या बनेगा, भोक्तुम बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ आप इसकी पहचान करेंगे भोक्तुम वाली। क्लियर। अब ये जो अपन ने नियम पढ़ा है इसमें भी आप देखेंगे पहचान तुम वाली आई है, तो आपने जो पहचान पढ़ी है उनसे आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद अगला जो नियम है अपना उसकी चर्चा करते हैं। अगला नियम वो ये है आकारांत। आकारांत धातु हो तो आकारांत धातु हो तो बिना किसी परिवर्तन के प्रत्यय का शेष शब्दांश या प्रत्यांश ही लिख लेते हैं, प्रत्यय का शेष प्रत्यांश जुड़ता है। जैसे अब उदाहरण से ध्यान देना, इसको समझ लेना। आकारांत धातु की बात आ गई, जैसे दा धातु है, ज्ञा धातु है, पा धातु है, धा धातु है, ठीक है, स्ना धातु है, स्था धातु है। ऐसे अगर धातु हमें आकारांत मिल जाए तो आकारांत धातुओं के साथ जैसे ही हमें प्रत्यय जोड़ना है तुमुन प्रत्यय, आकारांत धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय, तो बिना किसी परिवर्तन के ये सेम टू सेम चलेगा तुमुन प्रत्यय सभी में। ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूं मतलब तुमुन प्रत्यय चलना है। तो आकारांत धातुओं के साथ अगर आप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बिना किसी परिवर्तन शेष प्रत्यांश जुड़ जाएगा। तो दा के साथ में कोई परिवर्तन नहीं करना, प्रत्यय का जो भी शेष है वो जोड़ दो तो रूप बन जाएगा दातुम। तो यहाँ क्या बन जाएगा ज्ञातुम, यहां बनाएंगे पातुम, यहां बन जाएगा धातुम, यहां बन जाएगा स्नातुम, यहां बन जाएगा स्थातुम। ऐसे ठीक है। तो आकारांत धातु होगी तो बिना किसी परिवर्तन के शेष शब्दांश जोड़ दीजिए। यहाँ इस चिन्ह का मतलब तो समझ गए होंगे। ये वाला जो अपन ने चिन्ह लगाया था इसको चाहे आप प्रत्यय के रूप में लिख लीजिए। जैसे अपन ने प्रत्यय ढूंढा, यहाँ की जो तुमुन प्रत्यय लिख लो, यहाँ तुमुन 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 प्रत्यय, यहाँ पर भी वही तुमुन और यहाँ पर भी वही तुमुन। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो आकारांत धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय होगा तो बिना किसी परिवर्तन के शेष शब्दांश। एक बार वापस से ध्यान देना, रिपीट करते हैं। यहाँ अपन ने जो भी उदाहरण लिखे हैं, ची प्लस तुमुन से चेतुम, नी प्लस तुमुन से नेतुम, श्रु प्लस तुमुन से श्रोतुम, भू प्लस तुमुन से भवितुम, क्री प्लस तुमुन से करतुम। तो जो भी शब्द बनाए चाहे गुण हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप देखेंगे तो लास्ट में अपन ने जो पहचान लिखी ना तुम वाली, इन सभी उदाहरणों में तुम की पहचान आ रही है। क्लियर ना। आगे वाले जो अपन ने उदाहरण लिखे ये इनमें देखो लास्ट में तुम आ रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि तुमुन प्रत्यय है ये वाला। उसके बाद में तीसरा जो नियम है, तीसरे नियम की चर्चा कर लें तुमुन के लिए। तीसरे नियम में आप ये ध्यान देना,
एच वर्णांत, एच का मतलब क्या है, एच प्रत्याहार के वर्ण ए ओ आई अथवा औ, ये एच वर्ण है। एच वर्णांत धातु हो, एच वर्णांत धातु हो तो एच वर्ण के स्थान पर, एच वर्ण के स्थान पर आ हो जाता है। एच वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ए ओ आई अथवा औ है और उसके बाद हमें प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा, तुमुन प्रत्यय। तो इन चारों में से जो भी आया है उसका तो कर देंगे हम क्या, आ, और प्रत्यय का जो शेष है उसका हम कर देंगे क्या, तुम। ये ध्यान रखना, आपकी जो कंडीशन है वो ये वाली हो जाएगी। क्लियर भाई, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो अपनी जो कंडीशन हुई वो ये वाली है। अगर एच वर्ण से कोई धातु अंत हो रही है, अगर किसी धातु के अंत में आपने कहा इन चारों में से अगर कोई सा मिल गया, चारों में से किन में से, ए ओ आई औ, इन चारों में से अगर कोई सा है और फिर उसके साथ आपने तुमुन प्रत्यय जोड़ा है, तो ध्यान रखना चारों में जो भी आए उसका आ कर देंगे, प्रत्यय का शेष जो है वो आप रख देंगे। प्रत्यय का शेष आपके पास क्या है, तुम। अब उदाहरणों से समझ लो। जैसे उदाहरण है आपके पास गई प्लस तुमुन, इसी प्रकार ख्यई प्लस तुमुन, ख्यई है, ख्यई प्लस तुमुन। इसी प्रकार ध्ययी प्लस तुमुन। इसी प्रकार मलई प्लस तुमुन। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें जैसे ग्लई प्लस तुमुन। ओके, तो अपने पास कंडीशन क्या थी, अगर एच वर्णांत धातु है, इनमें से किसी वर्ण से अंत हो रही है, तो देखो ऐ से अंत हो रही है ना, ऐ वाली धातु मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। यहाँ ऐ वाली जो धातु रही तो ऐ का भी क्या कर देना है, आ कर देना है, प्रत्यय का जो शेष है वो रख लो। अब देखो ऐ का आ करते चलो और प्रत्यय का शेष जोड़ते चलो। गई का क्या कर देंगे, गा। अब आकारांत बन गई, और आकारांत के लिए नियम पहले ही पढ़ चुके हैं, आकारांत धातु मिलते ही बिना किसी परिवर्तन शेष शब्दांश। अब गई का दूसरा नियम आपने कहा ए ओ आई औ, चारों में से कोई सा भी मिले आप तो चारों के स्थान पर क्या कर देंगे, आ। तो देखो गई आ गया, गई का क्या करेंगे, आ। प्रत्यय का शेष क्या है, तुम जोड़ दो, ये लो रूप बन गया गा तुम। अब तो जहां तक समझता हूं समझ में आ गया होगा। ख्यई का क्या कर देना है, आई का क्या करेंगे, आ। वेरी गुड, यहां कर दो ख्या, ख्या। अब प्रत्यय का शेष है तुम, तो जोड़ दो तुम, ख्या तुम। तो आगे वाला बनाइए, जल्दी बनाइए, क्या बनेगा, जी हाँ, ध्या तुम, ध्या तुम। तो यहां बनाओ मलई प्लस तुम उनसे मला तुम, ग्लई प्लस तुम उनसे ग्ला तुम। समझ में आया। तो एच वर्ण वाली धातु होंगी तो उसको आ कर देंगे, आकारांत है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी के जो स्वरांत आ रही है आप उसमें गुण कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला नियम लेते हैं इसका। ये तो स्वरों वाली धातु होगी। अब व्यंजन वर्णों वाली धातु आ जाए तो क्या करें, तो सुनो, नकारांत में से अंत होने वाली, में से अंत
होने वाली धातु हो तो मैं के स्थान पर ने हो जाता है। मतलब आप ये देखें, यहां अगर मैं मिल जाए और फिर प्रत्यय है अपने पास कौन सा, तुमुन, तो आप क्या करोगे, मैं का कर देना है ने और प्रत्यय का शेष रख देंगे क्या, तुम। ये वाली कंडीशन ध्यान रखना। इसमें जो शर्त बनी है अपनी वो ये वाली बनी है। अगर मकारांत धातु में से अंत होने वाली धातु है तो फिर आप ये ध्यान रखना, मैं का तो करना है न और प्रत्यय का शेष रह जाएगा क्या, तुम। उदाहरण से सुन लीजिए, जैसे आपके पास धातु आ गई गम प्लस तुमुन, नम प्लस तुमुन, ठीक है ना। अब देखो, अपन ने कहा मकारांत धातु है तो क्या करोगे, मैं का न करते रूप बन गया यहाँ क्या, गंतुम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, नंतुम। ठीक है, गम प्लस तुम उनसे गंतुम, तो नम प्लस तुम उनसे नंतुम। अब देखो फिर से पहचान वही आई है, फिर से पहचान लास्ट में क्या आ गया, तुम आ गया, तो मैं के स्थान पर न। उसके बाद अगला जो नियम है उसको समझना। यदि धातु के अंत में च अथवा फिर जय मिल जाए, धातु के अंत में च या जय हो तो चौकू सूत्रानुसारेण आप याद रखना, चाहे च हो और चाहे जय हो उसका हमें क्या कर देना है, कै करना है। च जय का क्या करेंगे, कै करेंगे। ठीक है, नियम ये हो गया आपके पास, च या जय उसके साथ फिर प्रत्यय कौन सा, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो च जय का तो करेंगे कै और प्रत्यय का शेष क्या है, तुम। प्रत्यय का शेष क्या रह गया, तुम रह गया। इस नियम को आप ऐसे याद रख लो, यदि धातु के अंत में च या जय है तो उसका तो कै करो और प्रत्यय का जो शेष है वो जोड़ दो। उदाहरण के द्वारा, जैसे आपके पास धातु आ गई पच प्लस तुमुन, पच प्लस तुमुन, इसी प्रकार वच प्लस तुमुन। अब देखिए आप च का कै करो तो रूप क्या बन जाएगा, पक्तुम, और वे का कै करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, वक्तुम। तो च या जय मिले उसका हमें क्या करना है, कै करना है। तो पच प्लस तुम उनसे पक्तुम, वच प्लस तुम उनसे वक्तुम, तो च जय का हो जाएगा क्या, कै। उसके बाद आगे का नियम पढ़ते हैं। धातु के अंत में, धातु के अंत में वर्ग का चतुर्थ वर्ण, धातु के अंत में वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो तो चतुर्थ वर्ण के स्थान पर चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है तथा प्रत्यय के तय के स्थान पर ध हो जाता है।
जैसे ये जो अपन नियम पढ़े थे जस तो संधि में जलाम जस जसी, उसके अकॉर्डिंग बनता है। आप तो सीधा सा ये ध्यान रखें, चतुर्थ वर्ण, कौन सा वर्ण मिलेगा आपको? चतुर्थ वर्ण, और प्रत्यय है कौन सा? तुमुन। तो आप ये ध्यान रखना, जो तुमुन प्रत्यय है यहां, तो चतुर्थ वर्ण है, उसकी जगह तो कर दो तृतीय वर्ण, और प्रत्यय का जो तुम है उसकी जगह कर देंगे क्या? धुम। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन ध्यान रखेंगे यहां। ये जो शर्त हुई अपनी वो ये वाली है। धातु के अंत में वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो और फिर तुमुन प्रत्यय है, तो वर्ग का चतुर्थ वर्ण है उसका तृतीय वर्ण होगा, तुमुन का तुम शेष रहता है, उसकी जगह धुम हो जाएगा। उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण है आपके पास जैसे आ प्लस रभ प्लस तुमुन। ये दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, लभ प्लस तुमुन। ये धातु आ गई अपने पास। अब रभ या लभ में देखेंगे भय आ रहा है, चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ण है उसका तो तीसरा बना दीजिए, आ उपसर्ग है जोड़ दीजिए रे, और चौथा वर्ण उसका तीसरा बै, और प्रत्यय का तय है तो तय की जगह क्या करना है? धय। तो तुम का क्या बन जाएगा? धुम। ये लो रूप बन गया आरब्धुम। तो यहाँ ले चतुर्थ वर्ण है उसका तृतीय वर्ण कर दीजिए बै, प्रत्यय का तय का तुम की जगह धुम, तो ये लिख दो धुम, रूप बन गया कौन सा? लब्धुम। अब आरब्धुम या लब्धुम आपने जो शब्द बनाए हैं उसमें लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? धुम लिखा है, और आपकी पहचान में जो प्रत्यय की पहचान लिखी थी तुम, तुम, धुम या ढुम, तो धुम वाली पहचान आ गई, तो अपना प्रत्यय सही है। धुम पहचान से आप ढूंढ लेंगे, तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद अगला नियम जो है इसका वो ये है, धातु के अंत में है हो, धातु के अंत में है विद्यमान हो तो है के स्थान पर, धातु के अंत में है विद्यमान हो तो है के स्थान पर ढ होता है, तथा प्रत्यय के तय के स्थान पर भी ढ, प्रत्यय के तय के स्थान पर भी ढ होकर पहले ढ का लोप हो जाता है। जैसे मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है, आपके पास आ गया है, उसके बाद तुमुन, तो क्या करेंगे? है की जगह ढ, और प्रत्यय का तुम है उसकी जगह ढुम, और फिर ये जो ढ है इसका हो जाएगा क्या? लोप। ये कंडीशन होंगी इसमें, ठीक है ना। ये आप विशेष कंडीशनों को है वो ध्यान रखेंगे। ये इसकी जो शर्त है वो ये वाली हो गई, ये लो, ये आप ध्यान रख लेना। अगर धातु के अंत में है और फिर तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया तो है का ढ और प्रत्यय का ढुम, और फिर जो ढ रहेगा उसका क्या कर देंगे?
लोप करेंगे, जिसे सही वहु रोध वर्णस्य, ठीक है ना। उदाहरण के द्वारा आपके पास है सह प्लस तुमुन, वह प्लस तुमुन, इसी प्रकार ली है प्लस तुमुन, ठीक है। अब सह प्लस तुमुन से रूप बनाएंगे तो रूप बनेगा सोढ़ुम, या दूसरा रूप सही तुम। इट का आगम हो जाएगा तो है का लोप नहीं होगा, सही तुम बन जाएगा। इसका वोढ़ुम, और ली का गुण कर दो ले, तो रूप बन जाएगा ले ढूम। अब सर ए का ओ कैसे बन रखा है, तो सही वहु रोध वर्णस्य जो सूत्र है उसके अनुसार सह और वह धातु जो है उसमें ए का जो है ओकार बन जाता है, रूप बनेगा सोढ़ुम या सही तुम, वह का वोढ़ुम, लीह का लेढ़ुम, ए का गुण होकर के ए बन जाएगा। तो है अगर अंत में दे रखा है तो आप जो कहें तुम जो प्रत्यय है उसका तय की जगह ढ। तो देखो पहचान जो आई थी तुम धुम ढुम, तो धुम की और ढुम की ये पहचान आ गई, तुम की आ गई। अब तुम वाली पहचान बची है, तो तुम वाली पहचान के उदाहरणों की चर्चा करते हैं। अगर आपको जो तुम वाली पहचान है उसके लिए धातु अलग से याद रख लेना, सृज दृश्य प्रच। अगर ये धातु आपको मिलती हैं सृज दृश्य प्रच धातुओं के साथ, चलो इसमें एक धातु और भी है, वो धातु और याद रख ले, विष धातु है। जैसे सकारांत धातु मिल जाए, कहने का मतलब ये है विष, ठीक है। धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करने पर इन धातुओं के अंत्य वर्णों के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है तथा प्रत्यय की तय के स्थान पर टय, इष्टू ना इष्टू के अनुसार टय हो जाता है। जैसे वैसे नियम इसका ये है, वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज ब्राज शामशय, वो वाले सूत्रानुसार। तो सूत्रों को छोड़ो, आप ये धातु याद रखो। इन धातुओं के साथ अगर तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इनमें जो लास्ट वाले जो व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, लास्ट वाले व्यंजन वर्णों की बात कैसे, जैसे समझो इसमें तो यह आ गया जय, इसमें स, इसमें च छ दोनों, और इसमें स। ये जो वर्ण आ रहे हैं इन वर्णों की जगह मूर्धन्य स करना है, इन वर्णों की जगह क्या कर देंगे मूर्धन्य स, प्रत्यय का क्या कर देंगे टय कर देंगे। अब उदाहरण से समझिए, जैसे धातु आ गई अपने पास सृज धातु, सृज धातु के साथ जैसे ही प्रत्यय जोड़ेंगे हम तुमुन प्रत्यय, ठीक है, तो रूप जो बनेगा वह बन जाएगा स्रष्टुम, स्रष्टुम बनेगा।
सृजी दृश्य और झल्यम किति के अनुसार री का रे बन करके सृष्टुम बन जाएगा। इसी प्रकार धातु है दृश्य, और दृश्य धातु के साथ आप तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो तुमुन प्रत्यय के अकॉर्डिंग यहाँ जो है वह भी दृश्य का बन जाएगा दृश्य, और रूप बन जाएगा द्रष्टुम। ठीक है। इसी प्रकार धातु है प्रच्छ, प्रच्छ धातु है, उसके साथ तुमुन प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो चैछ जो आया है दोनों वर्णों की जगह से बन जाएगा, और रूप बन जाएगा प्रष्टुम। रूप क्या बनेगा? प्रष्टुम। ऐसे ही अगला उदाहरण है विष धातु है, विष धातु के साथ तुमुन प्रत्यय, विष धातु के साथ कौन सा प्रत्यय करेंगे? तुमुन। तो ई का गुण ए कर दो तो रूप बन जाएगा वे, और इसकी जगह से और रूप बन गया वेष्टुम। अब इसी प्रकार जैसे उपविष, उप प्लस विष प्लस तुमुन, ये शब्द आ गया उप प्लस विष प्लस तुमुन, तो आप इसको रूप क्या बनाएंगे? उपवेष्टुम, ये बन जाएगा उपवेष्टुम। अब देखो अपने जो पहचान लिखी थी उसमें तुम जो है तुम की पहचान भी आ गई, तो चारों पहचान के उदाहरण आ गए, तुम के, तुम के, धुम के और ढुम के। इस तरीके से आप वहां पहचान करते हुए भी तुमुन जो प्रत्यय है उसको हम चुन सकते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ अलग एक्स्ट्रा जो है एग्जाम्पल और ले लेते हैं तुमुन के, जैसे पठ प्लस तुमुन, इसी प्रकार हस, हस प्लस तुमुन, खाद प्लस तुमुन, रक्ष प्लस तुमुन, कथ प्लस तुमुन, गण प्लस तुमुन। यहाँ जो मैं ये जो चिन्ह बना रहा हूं उनको आप तुमुन प्रत्यय पढ़ना। हन प्लस तुमुन, रम प्लस तुमुन, इसी प्रकार धाव प्लस तुमुन, क्रीड प्लस तुमुन। ठीक है। गण, गण आगे ना, चुर, चुर प्लस तुमुन, ऐसे ही। ठीक है। अब इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पठ प्लस तुमुन से बन जाएगा यहाँ पठितुम, हस प्लस तुमुन से बन जाएगा हसीतुम। ये जो ई आ रहा है इसका मतलब समझ लीजिए सेठ धातु है, इट का आगम हो रहा है। खाद प्लस तुमुन, खादितुम, रक्ष प्लस तुमुन, रक्षितुम, कथ प्लस तुमुन, यहाँ बन जाएगा कथयितुम, निजंत धातु है, कथयितुम रूप बनेगा। गण प्लस तुमुन से गणयितुम, गणयितुम, हन प्लस तुमुन से हंतुम, रम प्लस तुमुन से रंतुम। ठीक है। ऐसे ही आगे है धाव प्लस तुमुन, धावितुम, क्रीड प्लस तुमुन, क्रीडितुम, चुर प्लस तुमुन, चोरयितुम। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पहचान करते हुए आसानी से बना लेंगे। चल प्लस तुमुन, इसी प्रकार री, री प्लस तुमुन, स्मृ प्लस तुमुन, इसी प्रकार नृत्य प्लस तुमुन। अब देखिए इनसे बनने वाले रूप हैं। चल का तो बन जाएगा चलितुम, इसी प्रकार री प्लस तुमुन से बन जाएगा हरतुम,
स्मृ प्लस तुमुन से स्मर्तुम, नृत प्लस तुमुन से नर्ति तुम, ऐसे। इसी प्रकार कुछ अलग से विशेष उदाहरण, जैसे दह प्लस तुमुन, ठीक है, दह प्लस तुमुन। इसी प्रकार दूहे, दूहे प्लस तुमुन, वृत्त प्लस तुमुन, वृद्ध प्लस तुमुन, ठीक है। ये कुछ धातुएं हैं, इनसे जो बनने वाले उदाहरण हैं, जैसे दह प्लस तुमुन से है की जगह ढे नहीं करेंगे, दादेर धातु घ के अनुसार, द आरंभ में द है तो फिर घ होगा, तो यहां रूप ये बनेगा दगधुम, दगधुम। यहां बन जाएगा दोगधुम, दोगधुम, ठीक है। यहां वर्ती तुम, वर्ती तुम। यहां वर्धी तुम, वर्धी तुम, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहां रूप बना लेंगे। क्लियर। तो ये तुम और धुम की जो पहचान आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। तो ये कृत प्रत्ययों में अपना जो पहला प्रत्यय हुआ है तुमुन प्रत्यय। अब आगे के जो प्रत्यय हैं जैसे तव्यत प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, तव्यत और त्रिच की बात करेंगे तो तुमुन प्रत्यय में जो नियम लागू हुए हैं वे ही आगे वाला जो प्रत्यय होंगे अपने त्रिच और तव्यत प्रत्यय उनमें सेम टू सेम नियम लागू होंगे। तो अगले जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।